नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए आईपीओ की बात करेंगे। और वैसे तो बैक टू बैक 3 आईपीओ कल ही अभी बंद हुए हैं, तो आईपीओ की एकदम से भरमार लगी हुई है। बैक टू बैक कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। पता नहीं चल रहा किस में अप्लाई किया जाए, किस में ना अप्लाई किया जाए। कभी कभी तो एक भी आईपीओ नहीं आता। मार्केट की कंडीशन के ऊपर है। सब कोई सोचता है कि जब मार्केट बुल रन में हो तो उस समय ले आना चाहिए, हर कंपनी यही सोचती है। तो उसकी वजह से आईपीओ की भरमार लगी हुई है। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ लिमिटेड के बारे में। आईपीओ के बारे में छोटा सा इशू है, स्मॉल साइज का, करीबन 492 करोड़ के आसपास का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू करीबन 400 करोड़ का कंपनी ने रखा है। और वहीं अगर बात करें तो 92 करोड़ के आसपास का ओएफएस रखा है कंपनी ने ऑफर फॉर सेल के लिए। तो देखेंगे आईपीओ की डिटेल्स किस तरह से है। अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 13 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है, अगर बेसिक डिटेल्स की कुछ बात करें। और आईपीओ का प्राइस बैंड है जो पर शेयर वो 163 से 172 के बीच में कंपनी ने रखा है। तो आइए और आगे डिटेल्स देख लेते हैं। 163 से 172 रुपये के हिसाब से 87 शेयर का लॉट होगा। एक लॉट में 87 शेयर होंगे समथिंग। तो आगे और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं इलेबोरेट करके, किस तरह से आईपीओ में डिटेल्स दी हुई है। 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा जैसे कि बताया मैंने, और 18 तारीख के दिन ये क्लोज हो जाएगा आईपीओ। 5 रुपये की फेस वैल्यू के पर शेयर के हिसाब से रखी गई है, और 163 से 172 के बीच में रखा गया है इसका जो प्राइस बैंड है पर शेयर का। और 87 शेयर एक लॉट में होंगे। वहीं अगर बात करें तो ये सारी डिटेल्स हो चुकी कि करीबन 492 करोड़ के आसपास का जो पूरा इशू है, जिसमें से 400 करोड़ के आसपास का ये जो फ्रेश इशू रख रहे हैं वो 400 करोड़ का है, और 92 करोड़ ओएफएस का है। मतलब कुछ लोग कंपनी से एग्जिट हो रहे हैं 92 करोड़ के आसपास की वैल्यू को लेकर। वहीं अगर बात करें इसमें आईपीओ में कितना रिजर्वेशन है, तो क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% के आसपास का पोर्शन रिजर्व रखा है। रिटेल के लिए 35% के आसपास का पोर्शन रिजर्व है, और एचएनआई के लिए करीबन 15% के आसपास का पोर्शन रिजर्व है। तो ये आईपीओ में किस तरह कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात थी। वहीं अगर इसके आईपीओ के टाइम लाइन के बारे में बात करें, कुछ डेट्स के बारे में, तो 13 सितंबर को आईपीओ ओपन होना है, 18 को बंद हो जाना है। कई बार डिटेल्स हो चुकी है। अलॉटमेंट की बात करें तो 19 तारीख को अलॉटमेंट डेट है इसकी, और जो शेयर होंगे वो 20 तारीख के आसपास के दिन रात में करीबन 11-12 बजे क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं अगर लिस्टिंग की बात करें तो 23 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग है। अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें इसकी कुछ लॉट साइज के बारे में, तो एक लॉट में 87 शेयर हैं मिनिमम। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें जिसमें 14,964 की मिनिमम बिड लगाई जा सकती है, और रिटेल की मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट होंगे, जिसमें से 2 लाख के नीचे की बिड लगेगी 1,94,532 के आसपास, जिसमें से 1131 शेयर अलॉट होने हैं। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 14 लॉट में इनके लिए करीबन 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन मिनिमम लगानी होगी अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आना है तो, और जिसमें कि 1218 शेयर होंगे। अगर वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें मैक्सिमम कितना, तो 56 लॉट अप्लाई कर सकता है वो, अगर स्मॉल एचएनआई बनना है और मैक्सिमम लिमिट तक जाना है। 5742 शेयर इसमें अलॉट होंगे, और वो 10 लाख के नीचे की बिड लगा सकते हैं, उनको स्मॉल एचएनआई माना जाएगा। अगर बिग एचएनआई की बात करें तो 67 लॉट जो अप्लाई करेगा उसको बिग एचएनआई के कैटेगरी में रखा जाएगा, और 5829 शेयर का मिनिमम लॉट 5829 शेयर अलॉट होंगे, और 10 लाख के ऊपर की बिड लगेगी। तो ये था आईपीओ के लॉट साइज के बारे में। वहीं और कुछ आगे डिटेल्स की बात करें तो प्रमोटर की अभी 99% मतलब 100% के आसपास की हिस्सेदारी है। राजेंद्र सेठिया और कनिष्का सेठिया दोनों ये एक ही फैमिली के, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स हैं। वहीं अगर इसके कुछ और कंपनी के मतलब कामकाज के बारे में बात करें, किस तरह से कंपनी कामकाज करती है, तो उसके बारे में डिटेल्स देखें
तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। और वहीं अगर इसकी बात करें तो ये शिपिंग का काम करते हैं, जो बहुत सारा लॉजिस्टिक्स है उनका ये लाइट और हैवी वेट के लिए ये लोग जाते हैं। और इनके मीडियम क्या है कि ये पूरी तरह से कई तरह से मतलब करते हैं और पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, जिसमें से रोड के द्वारा ये पहुंचाते हैं सामान, रेल के द्वारा भी पहुंचाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया मतलब हवाई जहाज, वाटर ट्रांसपोर्ट से मतलब कंटेनर से शिपिंग करते हैं ये लोग, रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से। तो सभी तरह से ये लोग कुल मिला के लॉजिस्टिक का काम करते हैं। अगर इनके देख लिया जाए कि इनके कस्टमर कौन कौन से हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर में इनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, ऑयल गैस है, रिटेल है, मतलब बहुत सारे। वहीं नामी कुछ अगर इनके जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनकी बात करें तो इसमें से टाटा स्टील, अगेन मतलब इनके जो बड़े बड़े ग्रुप है ना, उनमें सबका कुल मिला के ट्रांसपोर्ट यही करते हैं उन सारे सामान का। हिंडाल्को इनके जो मतलब कस्टमर है, हिंडाल्को है, जीएसएल है और जेएसडब्ल्यू है। अगर इनकी बात करें तो बाल्को है, वेदांता भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल और कोको कोला वगैरह, ठीक है। टाटा कंज्यूमर्स है इनकी, वाघा बकरी है और सीजी फूड्स है, जो अगेन दिग्गज कंपनी, सिप्ला भी है इनकी कस्टमर। और वहीं और आगे बात करें तो इनके कस्टमर में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की जो है सीजीएचएल और ऑयल गैस का काम करती है, बीपीसीएल जो वो मतलब लार्ज कैप सब निफ्टी 50 की कंपनियां हैं। और स्लीप वेल जो सीला फोम है, स्लीप वेल भी इनकी कस्टमर है। डीएचएल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मतलब इन्हीं के द्वारा काम कराते हैं, डीएचएल लॉजिस्टिक्स। तो ये उस तरह का भी काम करते हैं कि छोटे जो लॉजिस्टिक का काम करने वाले हैं उनसे ऑर्डर लेकर। और नेक्स्ट डिटेल, आगे की डिटेल्स के बारे में बात करें तो चार्टरिंग सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब ओवरसीज डेस्टिनेशन के लिए, मतलब विदेशों के लिए। जैसे इंडियन एयरपोर्ट में काफ़ी इनका काम है। वहीं कोस्टल मूवमेंट, कार्गो विद इन इंडिया, मतलब जो ये समुद्र के जो कार्गोज, जहाज, वो सब चीज़ों के लिए भी ये काम करते हैं। और इनके 1100 से अधिक कस्टमर हैं, मतलब माना जा सकता है कि काफ़ी कस्टमर बेस अच्छा है। और 1350 एम्प्लॉय इन्होंने हायर कर रखे हैं कंपनी ने। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये बता रहे हैं उसके अनुसार रेवेन्यू इनका 3% से ग्रो हुआ है पिछले साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की। और पैट की बात करें तो 12% के आसपास का पैट पिछले साल देखने को मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो डिटेल में फाइनेंशियल के बारे में बोलें तो 2022 में इनके 490 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो बढ़ के 754 करोड़ के हो गए। 10.5 बढ़ रहे हैं और 754 करोड़ के आसपास के इनके जो एसेट हो गए। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1475 करोड़ के समथिंग था 2022 में, जो कि 1691 करोड़ मतलब 1700 करोड़ के आसपास हो गया। साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में इनके। वहीं पैट की बात करें तो 2022 में पैट करीबन 61 करोड़ के आसपास था, जो कि 80 करोड़ के आसपास का इस समय हो गया है। पैट की बात करें तो मतलब ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं है कि 3 साल में ये डबल कर लें अपने पैट को, बट ठीक है, स्टिल गुड। एंड नेटवर्थ की बात करें तो 257 करोड़ के आसपास थी नेटवर्थ इनकी 2022 में, जो कि 398 करोड़ के आसपास की हो गई लगभग। तो मतलब नेटवर्थ भी इनकी साल दर साल बढ़ रही है। वहीं रिजर्व्स की बात करें इनकी तो रिजर्व्स 157 करोड़ थे मात्र 2022 में, जो कि बढ़ के 360 के करोड़ के आसपास हो गए। अगर वहीं उनकी बोरोइंग देखें तो 150 करोड़ थी 2022 में, जो कि लगातार बढ़कर दूसरे साल 210 करोड़ हो गई। और इस साल 31 मार्च 2024 में करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उसमें करीब 266 करोड़ की जो बोरोइंग्स हो गई। तो लगातार इनकी बोरोइंग्स बढ़ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में डबल
करोड़ के आसपास के रिजर्व्स इनके पास रखे हुए हैं। और रिजर्व्स के अगेंस्ट में लोन की बात देखें तो वो उतना कंसर्न करने की बात नहीं है, बट बोरोइंग बढ़ रही है। लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे थम्सअप हो जाएगा, क्योंकि ये पता है जो IPO से पैसा जुटा रहे हैं उससे डेट फ्री हो जाएंगे। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है। वहीं अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो कुछ इन्होंने पैरामीटर्स भी दे रखे हैं, जिसमें से 1753 करोड़ के आसपास का इनका जो मार्केट कैप है 1753 करोड़ का है। अगर ROE की बात करें तो 20% के ऊपर की है, 22% स्टिल गुड। ROCE की बात करें तो 30% का ROCE है, मतलब बेटर है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.67 है, जो कि 67% के आसपास, मतलब ठीक बोल सकते हैं, अफोर्डेबल है कंपनी के लिए, चूँकि इनके पास रिजर्व्स रखे हैं और शिपिंग कंपनियाँ हैं, फोकस भी है। आगे इंडिया की ग्रोथ होनी है उस तरह से, चाइना की जैसा बिल्कुल हब बनना है हमको, तो उसमें जब आगे ग्रोथ के चांसेस होंगे तो इन्हीं कंपनियों का नाम आता है पोर्ट्स में, इन सब चीज़ों में ये सब काम करने को कंपनियां मिलेंगी। तो कंपनियां तो यही रहेंगी ना, इतनी जल्दी दूसरी कंपनी तो नहीं बन जाएंगी। तो इस वजह से इनके लिए आगे के बिजनेस को देखा जाए तो ठीक है। मतलब बाकी इशू देखेंगे, अगर इनके आसपास की बात करें तो कोई IPO नहीं खुलने वाला है, तो ये अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और थोड़े से फाइनेंशियल भी ठीक है, मतलब उस तरह से तो नहीं है कि बिल्कुल बहुत अच्छे हों। बाकी देखेंगे इनके किस तरह से लिस्टिंग और वो सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो तो आने वाले दिनों में देखने की बात होगी, 2-3 दिन में। अगर नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो इनके पास का जो PE की डिमांड कर रहे हैं, जिस PE पर IPO ला रहे हैं वो करीबन 21 के PE पर IPO ला रहे हैं, 22 के PE पर। बट अगर इनके पीयर कंपटीटर्स की बात करें कि पीयर कंपटीटर्स में कौन कौन है इनके, तो वहाँ से पता चलेगा कि इनकी IPO की वैल्यूएशन किस तरह से है, जस्टिफाइड है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पीयर कंपटीटर हैं इनके। तो अगर इनके कंपटीटर्स की बात करें वेस्टर्न कैरियर्स के, तो इनके कंपटीटर्स में बहुत से बड़े बड़े प्लेयर नहीं हैं। मेन कंपटीशन है वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से है, जो मेन कंपटीशन है। बाकी अगर देखें तो इनका कंपटीशन इनके सेक्टर में पहली बात तो 3 कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं, जो कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और TCI एक्सप्रेस है, जिनके फाइनेंशियल्स ही नहीं ठीक है। TCI एक्सप्रेस के तो ठीक हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक का फाइनेंशियल ही नहीं ठीक है, -62 के PE पर ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर बात करें TCI एक्सप्रेस के तो 32 के PE पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 22-23 के आसपास के PE पर ला रहे हैं, जो कि अगेन मतलब इन सबसे सस्ता है वैल्यूएशन में। और कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का जो शेयर चल रहा है वो 47 के PE पर ट्रेड कर रहा है, तो इनसे तो सस्ती वैल्यूएशन पर ला रहे हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के आधी हाफ के PE पर ला रहे हैं, तो ये वेल एंड गुड है। यहाँ से IPO के लिए थम्सअप है, सस्ती वैल्यूएशन रखी है, थोड़ा सा गैप छोड़ा है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं कंपनी के। और अगर बात करें कि IPO की कंपनी लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देख लेते हैं उसके बारे में कंपनी ने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि प्री पेमेंट शेड्यूल रीपेमेंट, मतलब जो बोरिंग्स है इनकी, वो उसका जो आउटस्टैंडिंग बकाया है उनको इनको मतलब पे करना है। और बोलें तो इनके लिए और भी चीज़ें करनी है कि कमर्शियल व्हीकल का लेने वाले हैं तो उसके लिए, और 40 फीट स्पेशलाइज्ड कंटेनर और 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर जो नई खरीदारी करने के लिए, ये सब बिजनेस को डेवलप करने के लिए ले रहे हैं, और बोरोइंग्स देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ये मतलब कुल मिला के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और थोड़ी सी बोरोइंग को कंट्रोल करने के लिए IPO ला रहे हैं। तो ठीक है कुल मिला के। और मेरी तरफ से बोलूँ तो IPO के पास कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। बोरोइंग से इनकी रीपेमेंट हो जाएगी यदि IPO इनका सक्सेसफुल रहा तो इनकी ऐसे निगेटिव पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक ही है। और इसके कंपटीटर में कोई IPO नहीं है। उस दिन 13 तारीख को खुल रहा है, तो 2-3 दिन बाद दूसरे खुलेंगे। 16 तारीख को नए IPO हैं दूसरे, तो IPO अच्छा सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अभी तो GMP खुला नहीं है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।